Section A, question number 31. A part. A dielectric slab of thickness T is introduced between the plates of parallel plate capacitor of area A and separation D, where T less than T. Find an expression for the capacitance with the dielectric slab. इस क्वेश्चन में हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन है और उसकी जो प्लेट्स है उनका एरिया ए है, उसके बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस किया है जिसकी थिकनेस टी है और ये जो थिकनेस है लेस देन है किसके, लेस देन है दो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस से। तो हमने जो कैपेसिटेंस बनेगी इन दिस केस, जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में प्लेस करेंगे तो उसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले ली जिसकी दो प्लेट्स ले ली P एंड R। P के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और R के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों को D डिस्टेंस के ऊपर हमने प्लेस कर दिया। तो इन दोनों के बीच जो कैपेसिटेंस बनेगी, मान लो वो C0 है, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D के बराबर होगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब जब हम इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस कर देंगे तो क्या होगा, ड्यू टू पोलराइजेशन जो ये साइड है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और इधर नेगेटिव चार्ज जो है इंड्यूस हो जाएंगे, जिसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ड्यू टू पोलराइजेशन EP। उसकी डायरेक्शन होगी अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो दोनों प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड है E0 है, उसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स P टू R है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ड्यू टू पोलराइजेशन उसकी डायरेक्शन होगी R टू P। सो विद इन जो रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, मान लो वो E होगी, दिस इज इक्वल टू E0 माइनस EP। अब जो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसकी थिकनेस T है। नेक्स्ट स्टेप में हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों प्लेट्स के बीच। अब पोटेंशियल डिफरेंस होता है दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई डिस्टेंस। अब जो पोटेंशियल बनेगा, अब ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब आ गई और यहाँ पे जो ये एरिया बचा है इतना जैसा ये वाला, यहाँ पे इसकी जो थिकनेस होगी, क्योंकि यहाँ पे D माइनस टी, तो इसकी थिकनेस क्या बन जाएगी D माइनस टी और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है E0। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल बनेगा E0 D माइनस टी और यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसके केस में हमारे पास बन जाएगा प्लस ET, क्योंकि यहाँ पे रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E है और इसकी थिकनेस जो है वो हमारे पास T है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम जानते हैं कि जो E0 ओवर E0 हो गया, दैट इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसका होता है, दिस इज इक्वल टू K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। थोड़ा इसको रीअरेंज कर लो, ये साइड चला जाएगा, इस साइड आ जाएगा, तो E इज इक्वल टू E0 ओवर K। अब हम जो E की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन 1 में भरेंगे तो हमारे पास बन जाएगा V इज इक्वल टू E0 D माइनस टी प्लस E0 ओवर K T। अब इन दोनों में हमारे पास कॉमन है, E0 बाहर निकाल लिया, अंदर आ जाएगा D माइनस टी प्लस T ओवर K। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब वी नो दैट E0 क्या होता है, दिस इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज अपॉन एरिया। अब सिग्मा की जगह भर देंगे तो ये बन जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास E0 की वैल्यू जो है यहाँ पे हम यूज करेंगे। सो इक्वेशन 2 बिकम्स V इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T ओवर K। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। तो ये बन जाएगा पोटेंशियल बिटवीन टू पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर। अब कैपेसिटेंस जो होती है दिस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल। अब पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ इक्वेशन 3 से यहाँ पे हम यूज करेंगे, बन जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T ओवर K। Q के साथ Q कैंसल, A एप्सिलॉन नॉट न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा A एप्सिलॉन नॉट ओवर D माइनस टी प्लस T ओवर K एंड इट इज इक्वल टू, अब यहाँ से नीचे से हम क्या करेंगे D बाहर निकालेंगे। तो यहाँ से जब आप D बाहर निकालोगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा और यहाँ पे D ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे D ऊपर वाला बाहर आ जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा T अपॉन D आगे प्लस यहाँ से आपने D बाहर निकाला तो D से ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर वाला बाहर नीचे जाएगा T अपॉन D के। हमारे पास C0 किसका होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D।
मतलब इसकी जगह पे हम क्या भरेंगे, सी नॉट। तो ये बन जाएगा C इज इक्वल टू सी नॉट ओवर 1 माइनस टी अपॉन डी, 1 माइनस टी अपॉन के। अब हमारे पास जो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट दिस इज इक्वल टू ई आर के बराबर होता है, तो ये बन जाएगा C इज इक्वल टू सी नॉट ओवर 1 माइनस टी अपॉन डी मल्टीप्लाई 1 माइनस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। ये आ जाएगा रिलेशन फॉर कैपेसिटेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर। बी पार्ट, a copper sphere of capacitance C is dropped in ocean. Will the capacitance of the sphere increase, decrease or remain same? Justify. एक ओशियन में क्या करते हैं हम, एक कॉपर स्फीयर को जिसकी कैपेसिटेंस C है ड्रॉप कर देते हैं, तो उसकी जो कैपेसिटेंस होगी स्फीयर की वो इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी या सेम रहेगी? जस्टिफाई और आंसर। इसके लिए आंसर हो जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ द स्फीयर विल इंक्रीज। इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि कैपेसिटेंस होती है चार्ज पर पोटेंशियल, और पोटेंशियल होता है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई डीएल। एज द इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ वाटर रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी तो जो पोलराइजेशन के कारण ऑफ वाटर जो पोटेंशियल होगा वो भी डिक्रीज करेगा। हेंस द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फीयर विल बी इंक्रीजेस। क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस क्या करेगी, इंक्रीज, क्योंकि कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल होता है। सी पार्ट, अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए सोर्स ऑफ पोटेंशियल V एंड देन द separation D between the plate is increased by using insulating stick. Plot V versus D graph for the given capacitor. एक कैपेसिटर है जिसको कनेक्ट किया अक्रॉस द पोटेंशियल V के साथ, और सेपरेशन D है प्लेट के बीच, उसको अगर हम इंक्रीज करते हैं बाय यूजिंग इंसुलेटिंग स्टिक के साथ, तो हमने जो ग्राफ बनेगा पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में उसको ड्रॉ करना है। तो इस दोनों के बीच जो ग्राफ जो है, अगर आप इस साइड पोटेंशियल लेते हो और एक्स एक्सिस डिस्टेंस, तो ये आ जाएगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ, बिकॉज पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के होता है। सो यहाँ पे लीनियर ग्राफ आएगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन। फॉर VI कैंडिडेट्स, सी पार्ट, अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V and is then separation between the plates D is increased using insulating stick. Will the energy stored in the capacitor increases or decreases? Parallel plate capacitor जो है उनको कनेक्ट किया है पोटेंशियल V के साथ, और जो सेपरेशन है दोनों के बीच, अगर आप इसको क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, तो इन दैट केस जो एनर्जी स्टोर होगी इसके बीच वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, क्योंकि एनर्जी होता है हमारे पास चार्ज का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ कैपेसिटेंस। इन दिस केस जो एनर्जी स्टोर होगी कैपेसिटर में वो डिक्रीज करेगी, क्योंकि जब हम सेपरेशन को इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज करेगी एंड द चार्ज विल रिमेन सेम। क्वेश्चन नंबर 31 का और पार्ट, इसका ए पार्ट है, इफ ए चार्ज ऑफ 1 microcoulomb is placed at the origin and the other charge of 3 microcoulomb placed at the point 20 meter 0 meter 0 meter in an external uniform electric field of 40 volt per meter I, मतलब means along x-axis direction में, with the electric potential at origin to be 0, find the electrical potential energy of the system. जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2 over R12 प्लस Q1 VR1 प्लस Q2 VR2, और जो K की वैल्यू होती है 9 टाइम्स 10⁻⁹ मल्टीप्लाई Q1 जो चार्ज है 10⁻⁻⁶, और Q2 3 टाइम्स 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाई डिस्टेंस 20 है, प्लस 0 प्लस 3 टाइम्स 10⁻⁻⁶ इंटू 40 मल्टीप्लाई 20 जूल हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा 37.5 इंटू 10⁻⁴ जूल। बी पार्ट, इफ वन चार्ज पार्टिकल इज मूव्ड फ्रॉम A to C to B
and another charge particle of equal magnitude is move from A to D to B in a uniform external mobility field, then for which charge particle more work will be needed. इस क्वेश्चन में गिवन है एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है ए टू सी टू बी, ए से सी जा रहा है फिर बी जा रहा है, एंड अनदर चार्ज पार्टिकल जिसका इक्वल मैग्नीट्यूड है वो जा रहा है ए टू डी टू बी. तो इन दिस केस जो वर्क डन होगा, वर्क डन विल बी सेम. वर्क डन जो होगा वो सेम होगा फॉर बोथ पार्ट, मतलब फॉर बोथ पास, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इज कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है, नॉट द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी. सो वर्क डन दोनों केसेस में सेम होगा. सी पार्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, हैज द सेम वैल्यू ऑन इट्स सरफेस वाई. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है थ्रू द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, हैज द सेम वैल्यू. अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है थ्रू द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, उसकी सेम वैल्यू होगी उसके सरफेस के ऊपर, क्योंकि इन दिस केस जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, ये कंडक्टर है, इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इनसाइड द कंडक्टर जीरो होगी. सो नो वर्क इज नीडेड टू मूव द पॉजिटिव चार्ज इनसाइड और on the surface of the conductor. Next question number 32, A part, drive lens maker formula. Lens maker formula को हमने ड्राइव करना है. Lens maker formula for convex lens, convex lens ले लिया हमने और ये प्रिंसिपल एक्सिस आ गई. अब इस convex lens के दो सर्फेसेस होते हैं, रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस, XP1y और दूसरा आ गया XP2y. अब ऑब्जेक्ट को हमने ओ पॉइंट के ऊपर प्लेस कर दिया. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मान लिया कि जो XP1y सरफेस प्रेजेंट है और XP2y सरफेस एब्सेंट है, तो हमारे पास जो इमेज बनेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, जहां पे भी प्रिंसिपल एक्सिस को ये रे ऑफ लाइट कट करेगी, वहां पे मान लो ये बन रही है I1 के ऊपर. अब ऑब्जेक्ट की लेंस से डिस्टेंस u, इमेज की डिस्टेंस लेंस से v1 हो जाएगी. अब मान लो जो सरफेस है XP2y ये भी प्रेजेंट है, तो जो इमेज बनी फर्स्ट सरफेस के द्वारा XP1y के द्वारा, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी फॉर सरफेस XP2y के लिए, और फाइनल इमेज कहाँ पे बन जाएगी, I के ऊपर. अब इसकी डिस्टेंस लेंस से मान लो v. अब इसके दो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गए. जब सरफेस XP1y आ गया तो यहाँ पे इसका सेंटर यहाँ पे C1 बन गया और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, और जब ये XP2y आ गया तो इसका सेंटर ये C2, इसकी डिस्टेंस यहाँ से R2. अब जो रिफ्रैक्शन होगी थ्रू XP1y सरफेस की, वो आ जाएगी हमारे पास -N1 ओवर U प्लस N2 ओवर V इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R1. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. अब रिफ्रैक्शन थ्रू XP2y सरफेस के वो आ जाएगी -N2 ओवर V1 प्लस N1 अपॉन V इज इक्वल टू N1 माइनस N2 ओवर R2. अब थोड़ा इसको रीअरेंज करते हैं, तो यहाँ पे माइनस बाहर निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा -N2 माइनस N1 ओवर R2. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. नेक्स्ट स्टेप में हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड के साथ लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी, राइट हैंड साइड के साथ राइट हैंड साइड. तो यह बन जाएगा -N1 ओवर U प्लस N2 ओवर V1 माइनस N2 ओवर V1 प्लस N1 अपॉन V. तो यहाँ पे ये कट जाएगा आपस में, क्योंकि ये माइनस का प्लस का है, और इधर हमारे पास ये आ जाएगा N2 माइनस N1 ओवर R1 प्लस इधर माइनस N2 माइनस N1 अपॉन R2. ये अब यहाँ पे हमारे पास ये बच गया -N1 ओवर U प्लस N1 ओवर V. अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इनमें N2 माइनस N1 बाहर निकालिए, यहाँ पे बच गया 1 ओवर R1, यहाँ पे 1 ओवर R2. अब N1 के साथ डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा N2 ओवर N1 माइनस यहाँ पे N1 के साथ N1 कैंसिल, तो ये 1 बच जाएगा. अब N2 ओवर N1 ये किसके बराबर होता है, दिस इज N के बराबर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा N माइनस 1 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2.
अब मान लो इफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो u इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी और इमेज कहाँ पे पड़ेगी, फोकस के ऊपर, v इज इक्वल टू f। सो यहाँ पे वैल्यू भर दो, u की जगह इन्फिनिटी भर दिया और v की जगह f, दिस इज इक्वल टू n माइनस वन, वन अपॉन r1 माइनस वन ओवर r2। तो अब वन ओवर इन्फिनिटी जीरो होता है, तो वन ओवर एफ इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू वन ओवर आर वन माइनस वन ओवर आर टू, ये जाएगा लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट बी पार्ट है, इक्विकन्वेक्स लेंसेज आर टू बी मैन्युफैक्चर फ्रॉम अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 with both faces of the same radius of curvature. What is the radius of curvature required if the focal length is to be 10 centimeter? इस क्वेश्चन में ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 है, सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर वाले दो इक्वी कन्वेक्स लेंसेज को बनाया गया है। अब बोला कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा अगर फोकल लेंथ जो होगी लेंस की, दैट इज 10 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के साथ हमने उसको रिप्रेजेंट किया, कितना है हमारे पास 1.55। फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर गिवन है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा फर्स्ट सरफेस का, मान लो r1 किसका होगा r, और दूसरा जो सरफेस है सेकंड सरफेस उसका r2 मान लो, और ये हो जाएगा माइनस r साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। बाय लेंस मेकर फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 ओवर f इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू वन ओवर r1 माइनस वन ओवर r2। अब n की जगह भर देंगे 1.55 माइनस वन हो जाएगा। अब r1 की जगह आ गया r और r2 की जगह आ गया माइनस r। f जो है 10 भर दिया हमने फोकल लेंथ, 1 ओवर 10 इज इक्वल टू 1.55 माइनस वन करके हमारे पास आ जाएगा 0.55, और यहाँ पे 1 ओवर r माइनस टू माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस 1 ओवर r। एलसी में यहाँ पे r आ गया, यहाँ पे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। थोड़ा रीडियंस करते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा r इज इक्वल टू 0.55 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10, तो r इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा हमारे पास। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा 11 सेंटीमीटर। 32 का और पार्ट, जिसमें ए पार्ट है डिफाइन एंगल ऑफ डेविएशन इन अ प्रिज्म। जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है इन केस ऑफ प्रिज्म, उसको हमने डिफाइन करना है। द एंगल ऑफ डेविएशन रिप्रेजेंट द एंगल बाई विच लाइट रे इज डेविएटेड आफ्टर पासिंग थ्रू ए प्रिज्म। अब ये रे ऑफ लाइट प्रिज्म में से एंटर कर रही है और जब ये बाहर निकल रही है मार्ज आउट होगी, तो वो कितने एंगल से डेविएट हो रही है, मतलब ये एंगल कितना बन रहा है, दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ डेविएशन। और ये एंगल ऑफ डेविएशन किसके बीच में होता है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच जो एंगल बनता है, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, और जिसको हम डेल्टा के साथ लिखते हैं। इसका बी पार्ट, ऑब्टेन द रिलेशन ए प्लस डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई। ए होगा एंगल ऑफ प्रिज्म, डेल होगा एंगल ऑफ डेविएशन, और आई होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ई होगा एंगल ऑफ इमर्जेंस फॉर ए प्रिज्म वेयर हमारे पास ये गिवन है। इसके लिए हमने रिलेशन निकालना है। एक प्रिज्म ले ली ए बी सी, इसमें ये ए दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा। अब कोई रे ऑफ लाइट जो है डी से जा रही है और ए बी सरफेस जो है प्रिज्म का वहां पे ई पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। यहां पे हमने ए के नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट वेंट्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल तरफ ये मुड़ जाएगी, नॉर्मल इस तरफ है तो ये तरफ चली जाएगी ई एफ डायरेक्शन में, और एफ पॉइंट के ऊपर जो कि सरफेस ए सी के ऊपर लाई कर रहा है, यहां से वो बाहर निकलेगी, मार्ज आउट होकर निकलेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये नॉर्मल एंड डैश आ गया, ये डेंसर से रेयर में जा रही है, तो इट वेंट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये आ गई इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, और ये इमर्जेंट रे। तो जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा R1 R2, और जो नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में एंगल, दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। जब आप इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाएंगे, इमर्जेंट रे को पीछे, तो ये एंगल बनेगा, दिस इज नोन एज द एंगल ऑफ डेविएशन, और ये डेल 1 और ये डेल 2 हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रॉम फिगर यहाँ पे जो ये आई है, अब ये लाइंस आपस में कट कर रही है, तो आई इज इक्वल टू डेल 1 प्लस R1 होगा। तो दिस इज इक्वल टू, थोड़ा इसको रिअरेंज करते हैं, डेल 1 किसके बराबर हो जाएगा, आई माइनस R1। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे देखो, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, E इज इक्वल टू डेल 2 प्लस R2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे डेल 2 किसका हो जाएगा, E माइनस R2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब द टोटल एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा, ये डेल,
ये ट्राइंगल बन गई ना ये, तो ये डेल एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, मतलब डेल इज इक्वल टू डेल 1 प्लस डेल 2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे डेल 1 की वैल्यू भर दो i माइनस R1 और डेल 2 की e माइनस R2। अब यहाँ पे i प्लस e माइनस बाहर निकाल लिया तो R1 प्लस R2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट स्टेप में अब हम वैल्यू निकालेंगे R1 प्लस R2 की। इसके लिए हम क्वाड्रिलेटरल ले लेंगे AEOF, जो इसके चारों इंटीरियर एंगल है इनका सम जो है 360 डिग्री, मतलब एंगल A प्लस एंगल AEO प्लस एंगल EOF प्लस एंगल OFA एंड दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों कितने हैं 90 डिग्री, मतलब AEO इक्वल टू OFA, दिस इज 90। तो यहाँ पे हम वैल्यू भर देंगे 90, यहाँ पे भी 90 और यहाँ पे 90, तो ये बन जाएगा एंगल A 90 प्लस एंगल EOF प्लस 90 इक्वल टू 360, 90 90 180, इसको इस साइड ले जाओगे 360 माइनस 180 ये बन जाएगा 180, तो एंगल A प्लस EOF इज इक्वल टू 180। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब हम ट्राइंगल लेंगे EOF, यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमारे पास एंगल R1 प्लस R2 प्लस एंगल EOF इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो इस तरह से इन ट्राइंगल EOF इस तरह से इन ट्राइंगल EOF एंगल R1 प्लस एंगल EOF प्लस एंगल R2 इज इक्वल टू 180। तो थोड़ा इसको और अब हम फ्रॉम ट्राइंगल EOF एंगल R1 प्लस एंगल EOF प्लस एंगल R2 180 डिग्री। अब इक्वेशन 4 और 5 को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है मतलब 180 180 है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो यहाँ पे बन जाएगा एंगल A प्लस एंगल EOF इज इक्वल टू एंगल R1 प्लस एंगल EOF प्लस एंगल R2। तो यहाँ पे EOF के साथ EOF कैंसिल हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे भर देंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, दिस इक्वेशन ये बन जाएगी डेल इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A। अब इसको इस साइड ले जाओ तो डेल प्लस A इज इक्वल टू I प्लस E। इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया यूजिंग इक्वेशन 6 and 3। तो डेल इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A, तो डेल प्लस A इज इक्वल टू I प्लस E बनेगा। नेक्स्ट सी पार्ट है, राइट द कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन के लिए क्या कंडीशन होगी, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन के कंडीशन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर और R1 R2 के बराबर हो जाएगा। एट मिनिमम डेविएशन जो ये रिफ्लेक्टेड रे है बिकम पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। क्वेश्चन नंबर 33 ए पार्ट, स्टेट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। व्हाट मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड इन द गैल्वेनोमीटर टू मेक इट्स स्केल लीनियर। जो वर्किंग प्रिंसिपल होगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क। जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को प्लेस करेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड में तो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा और वो टॉर्क किसके और होगी, दैट इज इक्वल टू NIAB। N होगा नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, A is the area and B with the magnetic field. What modification is required in the galvanometer to make its scale linear? स्केल को लीनियर बनाने के लिए जो मॉडिफिकेशन होगी, फर्स्ट वन, पोल ऑफ मैग्नेट्स आर मेड स्फेरिकल। सेकंड वन, आयरन ओर इज प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल। बी पार्ट, if a galvanometer of resistance 49.5 ohm has a range of 0.05 ampere, what will be the value of resistance needed to convert it in a meter of range 5 ampere? इस गैल्वेनोमीटर को हमने अमीटर में कन्वर्ट करना है। वी नो दैट गैल्वेनोमीटर को जब हम अमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसके शंट में मतलब पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाते हैं और उस रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू होगी अगर हमने उसकी रेंज को 5 एम्पियर करना है। इसका सोल्यूशन RG दैट इज
रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर 49.5 ओम होंगी और जो शंट में हमने रेजिस्टेंस लगानी है RS वो हम कैलकुलेट करेंगे। करंट 5 एम्पियर और करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर है 0.05 एम्पियर। द करंट थ्रू द शंट, अब हम निकाल लेंगे जो करंट होगा शंट के, दैट इज इक्वल टू I माइनस आई जी। आई कितना है 5 माइनस 0.05, ये बन जाएगा 4.95 एम्पियर। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर एंड द शंट इज द सेम, क्योंकि हम गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टेंस को दोनों को पैरेलल में लगाएंगे, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। सो VG इज इक्वल टू VS, मतलब पोटेंशियल थ्रू गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल थ्रू शंट, और V इज इक्वल टू RI होता है तो ये बन जाएगा IG RG इज इक्वल टू IS RS। IG की वैल्यू 0.05, RG की वैल्यू 49.5, IS की वैल्यू 4.95, RS की हम निकालेंगे, थोड़े इसको रीअरेंज करेंगे, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो शंट रेजिस्टेंस है वो आ जाएगी 0.5 ओम। सी पार्ट, हाउ दीज टू रजिस्टर्स शुड बी कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर इन बोथ केसेस। इसका आंसर हो जाएगा जो RA होगा विल कनेक्टेड इन सीरीज एंड RB इज कनेक्टेड इन पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 33 का और पार्ट, इसका ए पार्ट, एन इनपुट पोटेंशियल V in is equal to 200 sin 100 pi t volt is provided to an ideal transformer having 1000 turn in primary coil and 100 turns in secondary coil as shown in figure. The load circuit has a resistance of 4 ohm, a capacitive reactance of 2 ohm and an inductive reactance of 6 ohm. ये सर्किट डायग्राम है हमारे पास, ये इसकी प्राइमरी कॉइल होगी, ये सेकेंडरी कॉइल होगी, और हमारे पास V in गिवन है 200 साइन 100 पाई टी, और जो प्राइमरी है कॉइल इसमें नंबर ऑफ टर्न्स मान लो N1 कितना है 1000, और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स N2 कितना है 100 टर्न्स, और जो ये लोड रेजिस्टेंस है वो हमारे पास कितनी है 4 ओम, और कैपेसिटिव रेजिस्टेंस 2 ओम और इंडक्टिव रेजिस्टेंस 6 ओम है। सो इसके बेस्ड जो क्वेश्चन है फाइंड, फर्स्ट है द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द लोड सर्किट। जो लोड सर्किट के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज होगी उसको फाइंड आउट करना है इन लोड सर्किट। जो लोड सर्किट है इसमें हमारे पास रेजिस्टेंस R कितनी है 4 ओम, XC दिस इज इक्वल टू 2 ओम, XL दिस इज इक्वल टू 6 ओम है, और नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स NP 1000 मान लो, सेकेंडरी में NS मान लिए 100 टर्न्स हैं, और जो V in है हमारे पास दिस इज इक्वल टू 200 V साइन ऑफ 100 पाई टी। सो फर्स्ट पार्ट में निकालेंगे आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द लोड सर्किट, सो यह आ जाएगा V आउटपुट ओवर V इनपुट, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल ओवर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। V आउटपुट दिस इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाई 200 V साइन ऑफ 100 पाई टी, और B आउटपुट आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 20 V साइन ऑफ 100 पाई टी, क्योंकि 200 मल्टीप्लाई 0.1 ये बन जाएगा 20 V साइन 100 पाई टी, ये आ जाएगा V आउटपुट। सेकंड पार्ट है द करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड सर्किट, करंट निकालना है। सो I इज इक्वल टू IM साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, और वेयर IM किसका होगा दिस इज इक्वल टू VM ओवर Z, और Z इज इक्वल टू 4√2 ओम, एंड जब आप Z को कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4√2 ओम, और IM किसका हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 20 ओवर 4√2 एम्पियर, एंड दिस इज इक्वल टू रैशनलाइज कर देंगे इसको 4 5 20, तो ये बन जाएगा 5√2 ओवर 2 एम्पियर। सो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स XC माइनस XL ओवर R, दिस इज इक्वल टू ये बन जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 1, एंड tan इनवर्स 1
किसकी वैल्यू होती है π/4 की, इक्वल टू 1/√2। सो आई बन जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 5√2/2 a sin 100 पाई प्लस π/4, ये आ जाएगा करंट। इसका थर्ड पार्ट, द पावर सप्लाइड टू द लोड सर्किट बाय द ट्रांसफार्मर। अब हम पावर निकालेंगे तो पावर हो जाएगी हमारे पास P इज इक्वल टू Vm/Im/2 cos ऑफ पाई। m क्या होगा, रूट में इसके वैल्यू, वेयर cos फाई इसका हो जाएगा cos π/4, दिस इज इक्वल टू 1/√2। सो P इज इक्वल टू 20 वोल्ट मल्टीप्लाई 5√2/2 मल्टीप्लाई 1/√2, दिस इज इक्वल टू 50 वॉट, ये आ जाएगा। बी पार्ट, स्टेट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ ट्रांसफार्मर एंड एक्सप्लेन हाउ इट इज अ की कंपोनेंट इन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। जो वर्किंग प्रिंसिपल होगा ट्रांसफार्मर का वो होता है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, it is a key component in the transfer of electrical power over long distances because it effectively step up voltage to minimize energy losses.